वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए आज हम संविधान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिए। सवाल नंबर फर्स्ट है आज का। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना संविधान होता है। तो यहाँ पर दो शब्द हमें मिले, एक तो लोकतांत्रिक या लोकतंत्र और दूसरा संविधान। आप जानते हैं जो लोकतंत्र होता है, किसी भी देश में जब जनता के द्वारा शासन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश। हमारे देश में क्या जनता शासन करती है? हाँ, करती है। लेकिन इसके दो प्रकार हो जाते हैं लोकतंत्र के। कौन कौन से? देखो, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या हमारे देश की जनता सीधे शासन करती है? नहीं, हमारे देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से शासन करती है। तो ऐसे लोकतंत्र को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया, जितने भी देश हैं विश्व के, लगभग सारे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन करती है। तो क्या आज के समाज में ऐसा संभव है कि जनता 142 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है, क्या सारे लोग एक जगह आकर के मिलें और कहीं पर नीति निर्धारण करें, कहीं पर न्याय करें? तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है वर्तमान समाज में। इसलिए जो है विश्व के ज़्यादातर देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? कभी ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। वो भी यूनान नगर में चलता था। अब संविधान क्या होता है? संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है उसे संविधान कहते हैं। और सभी लोकतांत्रिक देशों से ये उम्मीद भी की जाती है उनके पास अपना जो है संविधान हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश, जिनके पास अपना संविधान नहीं है। जैसे ब्रिटेन है। ब्रिटेन के पास कहाँ है? संविधान तो है ही नहीं। ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। वहाँ जब संविधान लिखित नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे? वो परंपराओं के माध्यम से चलता है, इसका मतलब वहाँ पर अलिखित संविधान है। तो हम कह सकते हैं सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना संविधान होता है। ये बात गलत है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है। किस तरह का? लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पर क्या है? अलिखित है। समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण संविधान करता है। तो समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो सकता है? एक समाज में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं एक समाज के, क्या हो सकते हैं? उस समाज को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समाज कल्याण के लिए कुछ नीतियां चाहिए, है ना? ये तो बेसिक फंडामेंटल, जीने का अधिकार उसको चाहिए। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो संविधान निर्धारित करता है। ये बात ठीक है। तो इसमें दूसरा कथन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 2 है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। देखिए, इनमें बताने कौन से असत्य हैं, कौन से गलत हैं इन दोनों कथनों में। देखिए, भारत के, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। अब आप कहेंगे कि बाबा साहेब ने किया। बिल्कुल, इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान सभा ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का समूह थी जिन्होंने संविधान का निर्माण करना था। उसी में बाबा साहेब भी शामिल थे। हाँ, एक प्रश्न और आता है सेपरेटली कि भारत के संविधान का जनक या भारत के संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहते हैं? तब हम बाबा साहेब अम्बेडकर को उत्तर करेंगे। और संविधान का निर्माण किसने किया? तब हम करेंगे संविधान सभा, अगर ऑप्शन में है तो। चलिए, समझ में आ गया। तो भारत के संविधान के निर्माण का श्रेय मुख्यतः संविधान सभा को दिया जाता है। और संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में आया था। और ये विचार जो एक नेता थे वामपंथी, एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। तो पहला कथन तो ठीक है, ठीक है, ये असत्य नहीं है, ये सत्य कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये एम एन रॉय भी आप याद रखिएगा। 1934 में ये जो मतलब वो दिया गया था, एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। दिसंबर 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था जिसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग भारत में संविधान सभा जो है बनाई गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये भी सत्य है। तो इसमें से ना तो आप देखिए, इसमें ना तो एक असत्य है ना ही दूसरा सत्य है, ये दोनों सत्य कथन है। सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में विचार कीजिए दो कथनों पर। अल्पसंख्यक वर्गों को भारतीय संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला कथन,
अच्छा, ये प्रश्न आपको थोड़े से अलग लगेंगे। जो हम कन्वेंशनल परंपरागत प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनसे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बेस लगेंगे आपको। फर्क इतना है कि कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे ये। देखो, इसका पहला कथन बोला है, अल्पसंख्यक वर्गों को भारतीय संविधान में संरक्षण दिया गया है क्या कहीं? अब देखो, अगर आर्टिकल आपसे पूछता सीधे सीधे आर्टिकल में, आप लोग बहुत आसान हो जाता पहुंचना। तो हमें आर्टिकल अपने दिमाग में रिकॉल करना होगा। उस आर्टिकल के बिहाफ पर ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जानते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दो आर्टिकल हैं जो अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक। ये प्रश्न आ चुका है, धार्मिक और भाषाई। तो आर्टिकल 29 में बताया गया है कि किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं, किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वो अपनी जो पुरानी भाषा है उनकी, या लिपि जो उनकी संस्कृति है, उसको संरक्षित रखने के लिए उनके पास पूरा अधिकार होगा। ठीक है, और ये हो गया उनको संरक्षण, अल्पसंख्यकों को। और अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का भी अधिकार है। और ये याद रखिएगा, संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 29 और 30 हमें दो मिलते हैं। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को भारतीय संविधान में संरक्षण है, ये बात बिल्कुल ठीक है। संघवाद का अर्थ क्या होता है? देश में एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार का होना। संघवाद को इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म। अब देखो, संघवाद का आप एक मीनिंग समझ लो। संघवाद का मतलब होता है, या संघवाद सरकार का एक रूप होता है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद होंगे। सरकार का जो स्तर है वो दो स्तर होंगे। पहला केंद्रीय स्तर, दूसरा स्थानीय स्तर हो सकता है या राज्य स्तर होता है। जैसे हमारे देश में देखें, हमारे देश में जो सरकार है सबसे बड़ी वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। और राज्य, और हमने देखा है कि हमारे देश में राज्यों की भी सरकारें हैं, स्टेट लेवल पर भी हैं। और हमने देखा है कि स्थानीय लोकल लेवल पर भी सरकारें होती हैं, लोकल लेवल पर पंचायतें। और आपने देखा होगा जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसमें भी। तो कम से कम, तो संघवाद का अर्थ है एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। अब आप ऐसे कह सकते हैं, तो दोनों ही ठीक रहेंगे। केवल दोनों, मतलब ये दोनों ही ठीक होंगे। इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद हम करंट अफेयर्स की कुछ थ्योरी और करंट अफेयर्स की एक फाइनल क्लास और लेकर के आएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में क्यों कौन कौन से अंग शामिल हैं? सरकार के अंगों में बताना है आप। देखो, सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में शामिल है, सबसे पहली बात विधायिका शामिल है। जो विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर, जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। दूसरा अंग है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करती है, यानी सरकार। न्यायपालिका जो है न्याय करने का कार्य करती है, विवादों का निपटारा करती है। तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं, इनको आपको पता होगा पहले ही। ये इसका उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर है। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य शब्द का संदर्भ अगर आप संविधान में देखें तो राज्य सरकारों से नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है कि राज्य का क्या मतलब होता है। देखिए, हम लोग जो सोच लेते हैं वो इसमें बोला हुआ है पहले कथन में। हम लोगों का मानना जनरली यही है कि राज्य का मतलब होता है राज्य सरकार। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। और राज्य की परिभाषा हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आर्टिकल पूछा जाता है काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। आर्टिकल 12 कहाँ मिलेगा आपको? फंडामेंटल राइट्स में परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। देखो, अब राज्य में कौन कौन शामिल है, किसको राज्य कहेंगे? तो अनुच्छेद 12 में राज्य को जो परिभाषित किया गया है उसमें यह है कि संघ सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसमें भारत सरकार भी आ जाएगी। भारत सरकार की विधायी और कार्यकारी अंग, जैसे इसमें भारत सरकार और भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? ये राज्य कहलाएंगे। इसके अलावा जो नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत हैं, जिला बोर्ड है, और इसके अलावा ऐसे सारे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी जो चपरासी भी है वो भी राज्य का ही अंग है, वो भी राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो राज्य अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है जो आर्टिकल 12 में दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो केंद्र सरकार में अगर आप देखेंगे, सारे सरकारी निकायों को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ये हो गया। संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी ठीक है, तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों में शामिल थे? देखिए, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं?
वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस वक्त 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार भी था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, ये सारे फंडामेंटल राइट्स ही हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर डी करेंगे। चलिए, ये हो जाएगा उत्तर डी। प्रश्न अगला देखें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ जो बहुमत की निरंकुशता है उससे भी रक्षा जो है मौलिक अधिकार करते हैं। देखिए, जो निरंकुशता का मतलब अगर हम देखें, कोई भी दल जो बहुमत में है यानी जो शासन कर रहा है, वो अगर अपने नागरिकों का मौलिक अधिकार या उनको एक तरीके, अगर सत्ता निरंकुश है यानी अपनी मनमानी कर रही है सत्ता, तो उस मनमानी से ये जो मौलिक अधिकार हैं वो रक्षा करते हैं। मान लीजिए सत्ता के द्वारा किसी व्यक्ति को उठा करके बिना किसी आरोप के उसको जेल में डाल दिया गया, उसको कैद कर लिया गया। जेल में डालने का मतलब कैद करना है, किसी प्राइवेट किसी व्यक्तिगत तौर पर उसको किसी ने कैद कर लिया हो, या मान लीजिए पुलिस के द्वारा उसको कैद में रख लिया गया हो बिना किसी आरोप के, बिना किसी अपराध के। तो ये क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है इसे। और ऐसे में व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब आप कहेंगे उसको तो कैद में रखा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकता है? उसके घर वाले, उसके दोस्त या उनमें से कोई भी जिनको ये लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को कैद में किया गया, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और उनको वहां पर ये बताएंगे कि यहाँ पर एक तरीके से मौलिक अधिकार का हनन किया गया, कैद में रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट उन मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उनको बहाल करवाता है। तो एक तरीके से जो शासन की निरंकुशता है उसको भी एक तरीके से मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये ठीक बात है। धर्मनिरपेक्षता, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि जो देश है उसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और किसी एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यानी संविधान की नज़र में जो सारे धर्म हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि धर्म को राज्य से अलग कर दिया जाएगा। तो ये वाला गलत है, इसमें केवल एक ठीक रहेगा। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखेंगे, एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भारत में सभी को आसानी से प्राप्त नहीं है। अच्छा, इसको देखें। देखो, भारत में बहुत सारे रिलीजन हैं और उन सभी को अपने अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने की भी एक तरीके से पूरी छूट है या अधिकार है। और ये भी इसमें सहूलियत दी हुई है संविधान के अंदर कि एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर किसी को किसी दूसरे धर्म की पद्धतियाँ अच्छी लगती हैं, अनुसरण अच्छा लगता है, तो कोई किसी में भी आ जा सकता है। इसमें ऐसा किसी पर भी कोई बंदिश नहीं है। एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता में सभी को आसानी से प्राप्त नहीं है, सभी को आसानी से प्राप्त है इसमें। तो इसका मतलब ये गलत यहाँ पर बताया हुआ है ना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसमें दूसरा ही ठीक हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही होगा। सवाल अगला देखेंगे, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का आया? तो विश्व में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का था, ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था। अब देखें, हम अपने संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा बिल्कुल। 80% लगभग जो संविधान हमारा आज का है वर्तमान, उसमें ज़्यादातर जो प्रावधान हैं वो इसी अधिनियम के हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के। भारत का संविधान संघ और राज्यों का एकल संविधान है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसमें विभिन्न देसी रियासतों के प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया, ये ठीक नहीं है, तो यही पहचाना है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, ये भी ठीक है। तो वर्तमान में जो संविधान है हमारे देश का, उसमें कुल अनुच्छेद 395 हैं जो 22 भागों में विभाजित हुए हैं और 8 अनुसूचियाँ थी शुरुआत में, लेकिन अभी संशोधनों के बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें आर्टिकल्स की संख्या 470 के आसपास पहुंच चुकी है और 25 भागों में विभाजित है, 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, गणतंत्रात्मक प्रणाली जो होती है, देखिए गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी ठीक है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ब्रिटेन में नहीं अपनाया गया है। इन चारों में से आपको बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखो, ब्रिटेन में, देखो, गणतंत्र देश उसको बोलते हैं जिस देश का प्रमुख
चुनाव के थ्रू आता है, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव से आए चाहे अप्रत्यक्ष। जैसे हम अपने देश को देखें तो हमारे देश में, हमारा देश कैसा है, रिपब्लिक है, गणतंत्र है, क्योंकि हमारे देश की जो प्रमुख है राष्ट्रपति, वो चुनाव के माध्यम से आते हैं, है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, भले ही कोई से भी चुनाव के माध्यम से आए लेकिन वो निर्वाचित हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में वहाँ का जो प्रमुख है देश का, वहाँ की महारानी या वहाँ का सम्राट जो होता है ना, वो एक तरीके से चुनाव के थ्रू नहीं आता है, वो वंशानुगत है एक तरीके से, है ना। जो मान लीजिए आज कोई महाराज है या सम्राट है तो उसका पुत्र या पुत्री ही आगे सम्राट बनेगा, उसका कोई चुनाव नहीं होगा। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ब्रिटेन ने नहीं अपनाया हुआ है, ये वाला कथन भी सही नहीं है। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि वंशानुगत जो गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया है। तो ये हो जाएगा इसका ए वाला ठीक है। मतलब जो सही नहीं है, मतलब ये सारे के सारे ठीक हैं, मतलब 3 उत्तर तो ये ठीक वाले हैं बिल्कुल। पर इसमें बोला जो कौन ठीक नहीं है, तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जो ठीक नहीं हो, सारे ही ठीक हैं ये। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ए ऑप्शन। संवैधानिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, और ऐसी शासन व्यवस्था है संवैधानिक शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये बात ठीक है कि संवैधानिक शासन का मतलब है जहां संविधान लागू हो, तो ऐसी व्यवस्था जहां संविधान लागू है वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी नियंत्रण, बिल्कुल, क्योंकि संविधान के अंदर राज्य के पास जो जो शक्तियां होंगी वो उसमें पहले ही लिखी होंगी, ठीक है। एक तरीके से सत्ता पर भी नियंत्रित रूप में ही शक्तियां दी हुई होती हैं संविधान के अकॉर्डिंग। ये ठीक है, पहला वाला ही ठीक है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन देखो या स्टेटमेंट देखो, ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती। संविधान कभी भी आप देखेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन नहीं लगा सकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकता है। इसमें बोला राज्य के हित की बात नहीं करेगा, वो व्यक्ति के हित की बात करेगा, तो दूसरा गलत है, पहला ही ठीक है, इसमें पहला ही ठीक है। आगे अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में सही नहीं है। पहला देखो, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये बात ठीक है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है, भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में शक्ति का विभाजन है, आप देखते हैं केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर, लोकल बॉडीज, ठीक है। लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया भारत ने, ये भी ठीक है। संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। हमारा देश संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी है हमारे देश में, गणतंत्र भी है हमारा देश, ये ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में पंथ निरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को एक तरीके से स्वीकार किया गया है, नहीं, ये बात गलत है। अगला देखेंगे, आगे देखिए, पंथ निरपेक्षता की मूल प्रस्तावना में चर्चा की गई है। अब यहाँ पर मूल प्रस्तावना शब्द दिया हुआ है, देखिए मूल प्रस्तावना का मतलब जब संविधान, मूल प्रस्तावना या मूल संविधान का मतलब होता है जब हमारे देश का संविधान जिस दिन लागू हो गया था उसको कहते हैं मूल संविधान, और जो मूल संविधान है उसमें ही मूल प्रस्तावना होगी। और मूल प्रस्तावना में आप देखेंगे तो पंथ निरपेक्षता शब्द उसमें था ही नहीं, तो पंथ निरपेक्षता की मूल प्रस्तावना में चर्चा है, ये बात गलत है, मूल प्रस्तावना में नहीं है। बाद में अमेंडमेंट करके 3 शब्दों को ऐड किया गया था, उसमें एक शब्द पंथ निरपेक्षता था। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया था, ये बात ठीक है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये बात भी ठीक है। तो इसमें कथन 2 और 3 ठीक होंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। अब नीति निदेशक तत्वों के बारे में ये दिए गए हैं, इसमें बोला गया नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये बात ठीक है। नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको आयरलैंड से लिया गया है। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निदेशक तत्व है, बिल्कुल, नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को भी शामिल किया गया है। यदि राज्य इन नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसमें बोला गया है कि क्या उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है,
ये बात गलत है, नहीं किया जा सकता। तो हमें असत्य वाला ही चुनना है, ध्यान दीजिएगा। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि डीपीएसपी जो है राज्य का कर्तव्य होते हैं। राज्य उन्हें चाहे तो अपनी मर्जी से लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकता। अगर राज्य उनको लागू नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए शराब बैन दिया हुआ है इसमें नीति निषेध तत्वों में, ठीक है, तो शराब बैन पर दिया हुआ है, तो कोई राज्य चाहे तो शराब बैन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। केंद्र सरकार चाहे तो पूरे देश में ये नियम लागू कर दे कि आज से पूरे देश में शराब बंदी रहेगी, कोई शराब ना बेचेगा, ना पिएगा, ना ही इसका उत्पादन होगा, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं वर्तमान में क्या है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हमारे देश में शराब बंदी तो है नहीं, शराब बिकती है, बहुत बिकती है शराब, और पी भी जाती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे बिहार में हम देखते हैं, बिहार में शराब बंदी है ना। गुजरात में भी कहा जाता है शराब बंदी है, लेकिन आप देखेंगे कहीं पर है, कहीं पर नहीं। तो ये राज्यों की इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। राज्य चाहें तो उनको लागू कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। कुछ चाहते हैं तो लागू करते हैं, तो लागू कर भी देते हैं। तो ये इन पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सरकार शराब बंदी नहीं कर रही है, आप उसके खिलाफ कोर्ट चले जाओ, इसीलिए इन पर मामले नहीं आते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में सत्य है। आगे देखेंगे, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बात गलत है, इनको मान्यता प्राप्त है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि प्राप्त है, तो ये असत्य है, यानी ये गलत है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, हाँ ये ठीक है, ये समाज के कल्याण के लिए हैं, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ये बात भी गलत है। राज्य इनको लागू करता है तभी लागू होते हैं। इन्हें जैसे यूसीसी भी उसी में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर राज्य लागू करता है तो ही लागू होगा। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू नहीं है। हालांकि गोवा में सबसे पहले, गोवा राज्य में सिविल कोड लागू है, इसके बाद अन्य राज्यों ने भी अभी लागू किए हैं, कुछ राज्यों ने, लेकिन पूरे भारत में यूसीसी अभी लागू नहीं है। अगर हमारा केंद्र सरकार लागू कर देती है तो पूरे देश में लागू हो जाएगा, स्वतः लागू नहीं होते हैं, इसमें ये कह रहा है। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इनके खिलाफ, तो लागू कराने की तो बात अलग है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं होते हैं। इसमें देखें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 29-30 बताया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 25 में मिलता है, तो एक सुमेलित नहीं है। समता का अधिकार ये आपको आर्टिकल 14 to 18 मिलते हैं। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 23-24 में। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 से संसद ने पास किया था। ये वाला प्रश्न आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपने टेट वगैरह की परीक्षा दी हो, तो वहाँ पर इसको तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 में आया था, ठीक है, ये 2009 में आया था आरटीई एक्ट। तो ये पहला वाला सही नहीं है। अनुच्छेद 21A में, अगर आप 21A में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, इसी में रखा गया है इसको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 में हुआ था। ये 2000 वर्ष भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2000 के अकॉर्डिंग वर्ष 2000 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें ये बताया गया कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी ही होगी, ठीक है, निर्धारित किया गया था। ये ठीक है, ये भी ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 10 नहीं 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, तो पहला ही सत्य नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये ठीक है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा, ये भी ठीक है, 1935 से लिया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक बात है ना। तो इसमें देखिए आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, आर्टिकल 112 में बजट है, 312 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए बाकी तीनों ठीक हैं। आर्टिकल 312 में जो दिया गया है वो संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, आर्टिकल 312 में। देखिए यहाँ पर आपको हमने एक प्रश्न के अंतर्गत कई सारे प्रश्नों को शामिल किया है। ऐसा नहीं है कि आप खाली एक आए और टिक लगा के चले गए। यहाँ पर एक एक ऑप्शन को आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको समझ रहे हैं। ऐसे ही आप स्टडी करिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
वरना सीधे सीधे प्रश्न आजकल बहुत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अब सीधे प्रश्नों का ज़माना है नहीं, कभी घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो हर प्रकार के प्रश्न के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हालांकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्रश्न हम कर चुके। आगे देखें, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है किसी देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यही है कि देश के सभी नागरिकों जो वयस्क हैं, 18+ हैं, उनको नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ये बात ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का गठन लोगों का निर्णय ही करता है, उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, दोनों कथन ये सत्य हो जाते हैं। देखो इसमें नंबर जो अभी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो ये नंबर आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन भी करती है। हाँ, ये बात ठीक है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन भी करती है। संसद के लिए जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। ये बात भी ठीक है ना? कैसे? लोकसभा के चुनाव अब होंगे, संसद के ही हैं एक तरीके से। लोकसभा के जो चुनाव होंगे अब, तो उसमें क्या होगा? जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उसमें से एक सरकार बना लेगा। ये बात दोनों ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ आपको परंपरागत क्वेश्चन से कुछ अलग लग रहे होंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है यहाँ पर, फैक्ट आपको कम नज़र आ रहे हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं आपको। और इससे पहले हम देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस की क्लासेस हम शुरुआत में जब हमने इस परीक्षा की तैयारी करवाना शुरू करी थी, उस वक्त हमने आपको बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए थे ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन पर आधारित थे। इसलिए अब हम इनको ये करवा देते हैं आपको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो याद रखिएगा, संसद के जो अंग हैं, संसद के अंगों में राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है। 1, 2 और 3, इसका उत्तर केवल हो जाएगा बी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों हो जाएंगे। सवाल अगला, राज्यसभा और लोकसभा में क्रम से 245 और 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति और अध्यक्ष क्रम से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। पहले उच्च सदन राज्यसभा की बात की गई है। अगर राज्यसभा के बारे में आप बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं बताइए? राज्यसभा में ये आप याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 245 सदस्य होते हैं। पहला वाला ठीक है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में अधिकतम जो संख्या है वो 552 हो सकती है अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन बाद में अगर आप देखें, एक परंपरा चली आ रही थी, उसमें 545 सदस्य होते थे लोकसभा में। अब 104वां संविधान संशोधन 2019 वाला जो आया है, उसके अनुसार क्या किया गया है कि जो एंग्लो इंडियन होते थे इसमें 2 शामिल, उनको हटा दिया गया है। तो अब 543 है ये संख्या। ठीक है, 543। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को याद करते हुए हम कहेंगे, पहले 545 होती थी वर्तमान वाली, उसमें 2 एंग्लो इंडियन निकाल दिए तो कितने बचे? 543। तो ये गलत हो जाता है। अब इनके राज्यसभा का जो सभापति है वही उपराष्ट्रपति भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला राष्ट्रपति गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन गलत है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, इसमें बी वाला ठीक है, पहला वाला गलत है। हमने आपको बता दिया सारा डिफरेंस क्या है। देखो अब यहाँ पर वही प्रश्न आ गया है, ये अच्छा प्रश्न है, ये फैक्चुअल है, मगर इसमें फैक्ट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे। लोकसभा में निर्वर्तमान 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं या किए जाते हैं। ये बात अब गलत है, 2019 के बाद से ये बात गलत साबित होती है, क्योंकि 545 में से ये पहले ठीक था 2019 से पहले तक, जब तक ये 104वां संविधान संशोधन नहीं आया था। जब से ये आया है तो इसमें अब 545 की जगह 543 होते हैं, क्योंकि ये तो अब खत्म कर दिए गए हैं मनोनीत वाले। तो पहला वाला गलत है। राज्यसभा में निर्वर्तमान 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित होते हैं, 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखो 245 सदस्यों में से 235 नहीं, ये संख्या होती है 233। ठीक है, 233 और 12 होते हैं मनोनीत, इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 245 हो जाएंगे। तो इसमें दोनों गलत हो जाते हैं हमारे। तो इसमें से कौन से सत्य हैं? ना तो एक सत्य है, ना तो 2 सत्य है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संसद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया
सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, बात ठीक है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। दोनों कथन ठीक है, अभी बताए थे आपको हमने। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के शासन का अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, ये बात ठीक है। कानून के शासन के द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें देखिए कौन से असत्य हैं। अच्छा, इसमें एक जो शब्द है एग्जैक्टली हमें वो याद रखना होगा। देखिए, कानून के शासन का अर्थ जो होता है वो ये होता है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। यहाँ शक्ति वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, समान रूप से, इक्वल, तब जाकर वो ठीक होगा। तो पहला असत्य हो गया। दूसरा देखो, कानून के शासन के द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान है। तो किसी भी अपराध या कानून का उल्लंघन के लिए एक निश्चित सजा है, तो सजा तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें अपराध को पहले साबित किया जाता है। तो दूसरा भी इसमें असत्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गए इसमें, देखिए कौन सा असत्य है। इसमें अगर आप दूसरा वाला देखेंगे तो इसमें ये देखिए यहाँ पर एक निश्चित प्रक्रिया बताई हुई है। कानून के शासन के द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा का प्रक्रिया का प्रावधान है, ये वाला ठीक है। पहला वाला इसमें असत्य वाला ही ढूंढना है, तो असत्य वाला एक हो जाएगा केवल इसमें। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। वर्तमान में न्यायिक पुनर्वलोकन, या इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब देखो इसका मतलब समझो, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब पहले अगर आप ये व्यवस्था देखो तो ये भारत और यूएसए दोनों में विद्यमान है, ठीक है। तो ये जो यूएसए है, अमेरिका के संविधान में ये ओरिजिनली थी, अमेरिका से हमने ली है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लो जैसे एक विधायिका यानी संसद ने कोई कानून बनाया, यानी सरकार के द्वारा संसद ने कोई कानून बनाया, सरकार ने उसको लागू कर दिया, और इस कानून को यदि चुनौती दे दी गई कि कानून संविधान सम्मत नहीं है, और इस पर न्यायपालिका अगर इस पर नज़र रखती है अपनी, तो न्यायपालिका अगर ये पाती है कि जो विधायिका या संसद या सरकार के द्वारा ये कानून बनाया गया है ये संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उसको उस संविधान मतलब उस कानून को जो सरकार ने बनाया उसको निरस्त कर सकती है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी वो जांच करती है उसकी कि वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। शॉर्ट में एक दो लाइनों में ऐसे कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन ये विधायी अधिनियम जो होते हैं या संसद के जो अधिनियम होते हैं और जो कार्यपालिका के आदेश होते हैं उनकी संवैधानिकता की जांच की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। तो ये न्यायपालिका की शक्ति है। अब देखो न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, इसमें बताना कार्य दायित्व दिए हैं। संविधान के संरक्षक का कार्य, बिल्कुल न्यायपालिका जो है गार्जियन है संविधान का, ठीक है। गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन है, न्यायपालिका है, जुडिशरी है, क्योंकि संविधान के एक एक शब्द या एक एक वाक्य एक एक आर्टिकल की व्याख्या करती है कौन, न्यायपालिका, और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का जो क्रियान्वयन है उनको सुनिश्चित करती है कि मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उनको फिर से लागू करवा देगी। विवादों का निपटारा करती है, बिल्कुल ठीक है। न्यायिक समीक्षा करती है, अभी पिछले प्रश्न में देखा। कानून की भी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये है उत्तर डी इसका। आगे देखेंगे, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक व्यवस्था नागरिक सरकारों राज्यों के मध्य या केंद्र राज्यों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे इसके। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, बिल्कुल सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखते। इसको आप याद रखिएगा। अभी हमने बताया था आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के थ्रू जा सकते हैं हाई कोर्ट। अधिकार रखता है हाई कोर्ट भी, पहला गलत हो जाएगा। तो असत्य, मतलब इसमें असत्य ही पूछा है, तो एक तो हमें असत्य वाला ये मिल गया। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। साथ ही स्वास्थ्य
का अधिकार भी इसी में शामिल है। बात ठीक है, ये वाला सही है। तो असत्य वाला हमें केवल एक ही मिला है, तो उत्तर ए करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग की थ्योरी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने आपको थ्योरी में ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है। बट यहाँ प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो थ्योरी को ही ढंग से पढ़ लीजिए, तो भी आपको जो है अच्छे से याद रहेंगे प्रश्न, या प्रश्न आप अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। अब देखो इस पर, न्यायपालिका को भारतीय संविधान में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। आप बताइए कैसे। देखिए वर्तमान स्थिति को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप इस पर सही उत्तर भी, इसको सही भी मान लें, बट हमें भारतीय संविधान का ये लेना है रेफरेंस। इसमें क्या बोला गया है, जो संविधान के अंदर बात की गई है, हमें उस पर चर्चा करनी है, ठीक है। वास्तविकता में चीज़ें जो हम नियम बनाते हैं, ठीक है, जो कानून हम बनाते हैं, वो बिल्कुल आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। और जब हम उनको लागू करते हैं, लागू करने के क्रम में हम देखते हैं जो हमने नियम कानून बनाए थे उससे बहुत ही, वास्तविकता में उससे बहुत ही चीज़ें जो है डिफर मिलती हैं, परिवर्तित हुई मिलती हैं हमें। तो न्यायपालिका को भारतीय संविधान में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, ये बात गलत है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका को संविधान में पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि इसमें बोला जा रहा है कि उस पर सरकार का नियंत्रण है, तो ये पहला वाला गलत है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति अगर सरकार अपने हिसाब से करेगी, यानी जिसको सरकार चाहेगी उसको बैठाएगी, तो जो न्यायाधीश हैं वो सरकार के प्रभाव में आकर की अपनी जो है, सरकार के प्रभाव में आकर उनका निर्णय देंगे। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं अगर होता है तो ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो सेपरेट रखा गया है। दूसरा वाला इसमें सत्य रहेगा, दूसरा वाला इसमें सत्य रहेगा। आगे देखिए, न्यायपालिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, उसके बावजूद भी जो न्यायाधीश होते हैं हमारे, वो कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा शक्तियों का प्रयोग का मतलब है, कार्यपालिका के मतलब है कि कार्यपालिका या विधायिका जो भी कानून बना रही है और जो भी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, उसको ये अंकुश नहीं लगा सकती है न्यायपालिका, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से रोक नहीं पाते हैं, ये बात ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। एक सेकंड, पहले पर अगर आप एक सेकंड ध्यान से सुनिए इसको एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, इसमें चेंज करिए। इसमें बोला गया है नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसमें नहीं शब्द। तो देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश, अभी हमने देखा था कि एक हमने देखा जुडिशियल रिव्यू, उसके थ्रू शक्तियों के दुरुपयोग को रोकती है भाई, आप ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, स्वतंत्र न्यायपालिका के होने के बावजूद भी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाती, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये वाला कथन गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है। नहीं शब्द को मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, हालांकि मार्क किया था मैंने उसे, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है, कार्यपालिका ने मान ली कोई आदेश जारी किया, कोई कानून बना दिया, उसको अगर देखा न्यायपालिका ने कि ये कानून जो है संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उस न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है। एक तरीके से अंकुश लगाने का काम कर रही है। एक तरीके से जो शक्तियों का दुरुपयोग अगर कार्यपालिका या सरकार विधायिका करना चाहे तो न्यायपालिका उस पर जो है अंकुश लगा सकती है। समझ आया? ये है, तो ये असत्य बात है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। तो देखो हमारे पास क्या क्या कौन कौन से अंग हैं सरकार के। एक तो है कार्यपालिका, एक है विधायिका यानी संसद, और एक है न्यायपालिका, ठीक है। ये कार्यपालिका और विधायिका हमारे देश में दोनों एक है। और शक्ति का पृथक्करण का मतलब हमारे देश में अगर आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर का जो मतलब है, उसमें जो कार्यपालिका और विधायिका है उसको न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है। और अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों सेपरेट हैं। हमारे देश में कार्यपालिका और विधायिका एक ही होती हैं। जो सरकार के लोग होते हैं वही विधायिका में यानी संसद में होते हैं, लोकसभा में जो कानून का निर्माण करते हैं। तो हमारे देश में तो दोनों एक ही होते हैं, लेकिन न्यायपालिका इनसे सेपरेट होती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला सही रहेगा। तो पहला वाला असत्य है, केवल एक ही असत्य है इसके अंदर, केवल एक ही असत्य होगा। चलिए माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक के लिए, हम आगे चलते हैं। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में
हाईकोर्ट्स की स्थापना की गई थी? ये वाला तो सही है। देखो इस सवाल को देखो, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता की जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना अगर आप देखें, जो पहले तो अधिनियम आया था ये 1861 में, और 1 जुलाई 1862 को फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के जो उच्च न्यायालय के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सही रहेगा हमारा पहला। ठीक है, 1964 में दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। दूसरा वाला असत्य है, गलत है, क्योंकि 1966 में किया गया था। ठीक है, 1966 में, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। एक व एक से अधिक राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे चलें, एक व एक से अधिक राज्य के जो उच्च न्यायालयों के क्षेत्र में, मतलब एक राज्य, मतलब एक जो हाईकोर्ट है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार को भी एक तरीके से अपने में शामिल कर सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम का एक ही उच्च न्यायालय है। इसमें अगर आप देखोगे मणिपुर का, इन सब का एक बता रहा है। मणिपुर का अपना अलग न्यायालय है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखो। इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे, देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जो असम का, गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय है, और इसमें अगर आप देखोगे ये असम के गुवाहाटी में है। सबसे पहली बात, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम, इनके अधिकार क्षेत्र को रखता है, जबकि मणिपुर का अलग है। तो ये वाला भी असत्य हो जाता है। ठीक है, ये भी असत्य है। असत्य वाले इसमें पहचानने आपको, तो दूसरा और चौथा इसमें असत्य हो जाएंगे। आगे देखें, देश का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। बात ठीक है यहाँ तक। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देश के बाकी सभी अदालतों को मानना होता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे देश की, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश, जो भी निर्णय होता है, उसके नीचे वाले जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो सभी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुकरण करते हैं, एक तरीके से अनुसरण करते हैं। ठीक है, उसी को संदर्भ मानते हैं, फॉलो करते हैं। पहला ठीक है, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। सेकंड वाला कथन थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अजीब क्या मतलब, ठीक ही है, प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है, लेकिन इसी के साथ एक मैं बात जोड़ देता हूँ कि प्रत्येक राज्य के अंदर उच्च न्यायालय हो ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने गुवाहाटी वाले हाई कोर्ट को देखा, 3 से 4 राज्यों का है वो। ठीक है, गुवाहाटी में है और बाकी राज्य अलग अलग हैं वो, है ना। तो प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट तो होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट भी हो सकता है, एक सिंगल हाई। अगर ये होता प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, तब ये गलत हो सकता था। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है, इसको ठीक मानेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जिला अदालतों, जिले, तहसील के स्तर पर होती हैं जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये भी ठीक है। नई दिल्ली में अवस्थित संपूर्ण देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय, ये भी ठीक है। इसमें असत्य में आप इसको थोड़ा सा, इसमें डाउटफुल है, ये डाउटफुल भी कुछ नहीं है क्योंकि ऑप्शंस आपके ऐसे हैं नहीं। और प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता ही है, चाहे वो किसी दूसरे राज्य में शामिल हो वो। तो इसको हम सारे ठीक मान रहे हैं। इसको कर सकते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर मान्य होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, ये ठीक बात है। आपको देखना, निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला अगर किसी व्यक्ति को सही नहीं लगता है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, ये बात भी ठीक है। दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य हैं। तो इसमें असत्य पूछा है, ना तो एक असत्य है ना ही दूसरा असत्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत, न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन है, और जीवन के अधिकार को ऐसे ही तो बिना तर्कपूर्ण नहीं छीना जा सकता, कोई ना कोई वजह तो आपको देनी होगी, और वजह बिल्कुल वो देश हित में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ठीक हो जाएंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। मनमाने तरीके से नहीं करने का अधिकार है इसमें, मनमाने तरीके से जीवन को नहीं छीना जा सकता है। इसमें बोला है न्यायपूर्ण और तर्कसंगत, तो ये दोनों शब्द ठीक है। कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें है, देखिए, प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, चाहे विभिन्न वर्गों, जाति, धर्म या वैचारिक मान्यताओं के हों, ये ठीक बात है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है, दोनों कथन ठीक हो जाते हैं।
अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 17 करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दलित समानता के सिद्धांत का हनन होने पर आर्टिकल 15 का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। आर्टिकल 15 में क्या है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव हो रहा है तो बिल्कुल सहारा लिया जा सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा, दोनों ठीक रहेंगे। एक एक्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको हम कहेंगे SC/ST एक्ट, ठीक है, शॉर्ट में। इसमें दिया गया है किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करने, हमला करने पर यह लागू हो जाता है, ये भी ठीक है। इसमें देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को के स्वामित्व वाली ज़मीन पर किसी के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है, खेती की जाती है, ज़मीन को अपने नाम करवा लिया जाता है, इस पर भी ये लागू होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु उसको ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ विवश किया जाता है, तो भी ये लागू होता है। और किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को नंगा करके या मुंह पर रंग लगाकर घूमने, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत काम किया जाता है, उसको अपशब्द बोले जाते हैं, आदि बहुत सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं SC/ST एक्ट में। इसमें से कुछ प्रावधान आपको यहाँ दिए हैं, तो ये सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है। आगे देखें, भारत के संविधान का भाग 16 भाग 16, आगे देखिए भाग 16 के बारे में बताया गया है। कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, कौन से कथन इसमें ठीक रहेंगे। अब देखिए, इसमें क्या रखिएगा, भारत के संविधान में ये उपबंध किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके ही बनाएंगे, तो इसमें सी वाला सही। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग है। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब जो संविधान में मेंशन्ड है, तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों संवैधानिक है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर सी। आगे देखिए, भारत के संविधान के भाग 16 में क्या बताया गया है। भारत के भाग 16 में अगर आप याद रखें तो उसमें जो दिया गया है, एक तो देखिए उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए बात की गई है, पिछड़े वर्गों के लिए बात की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए बात की गई है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 क्या यही रहेगा। हाँ, क्योंकि आर्टिकल 330 आता है भाग 16 में। आर्टिकल 330 में बोला गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है, सीट्स का आरक्षण किया गया है। इसके बाद में ये वाला तो ठीक मिल जाता है हमें। आर्टिकल 331 आता है। आर्टिकल 331 को भी आपने खूब पढ़ा होगा। ये लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, तो इससे भी संबंधित हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपबंध किए गए हैं। ये 6ठी अनुसूची रहेगी, 6ठी अनुसूची। आगे देखेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद के विषय में कौन से कथन सही नहीं है। इसको देख लीजिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में इसका उपबंध दिया गया है, तो इसमें 5वीं अनुसूची में नहीं, 6ठी अनुसूची में नहीं, 5वीं में इसके बारे में बताया गया, तो पहला ही सही नहीं है, ठीक है। तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 244 के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, और राष्ट्रपति ऐसे निर्देश देते हैं कि कोई भी राज्य जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है, 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बस ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण उत्थान के लिए कार्य करेगी। इसमें हमें देखो 3 तो नीचे वाले ठीक हैं, लेकिन जो सही नहीं है वो पहचानना था हमें। संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए, भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को यह शक्ति कि वह संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू ना करे या कुछ परिवर्तन करे या अपवाद स्वरूप लागू करे, ये भी ठीक है। संविधान में ये उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया जाए,
तीनों कथन ठीक है। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति वाले जो प्रावधान हैं संविधान में बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में तो खूब आते हैं ये। बालकों पर आधारित, महिलाओं पर आधारित, ये भी खूब आते हैं। ठीक है। भारत का संविधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद का उपबंध करता है। इस परिषद के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, यह परिषद 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये वाला कथन ठीक है। आगे देखें, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण संबंधी तथ्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 है। अगला वाला प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। अगला देखें, नालंदा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नालंदा परियोजना केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है, जिसका प्रारंभ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। ये ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें देखिए, परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य संकाय सदस्यों को नवीन तरीके से उत्कृष्टता प्राप्त करना था, जिससे उनका विकास हो सके। ये भी ठीक है। यह नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक था, उसकी पुनर्स्थापना और पुनरुत्थान की योजना है। ये गलत है। तो इसमें केवल असत्य वाला ढूंढना है, तो केवल 3 ही असत्य, बाकी 2 ठीक ठाक रहेंगे। प्रश्न अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को भारतीय संविधान समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ये ठीक है। और सभी के लिए भारत सरकार समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। दोनों कथन ठीक रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं? प्रश्न नंबर अगला देखें, तो इसमें आपका देखो, प्रदूषण मानक स्थापित करना, चीज़ों के गुणवत्ता मानक निर्धारण करना, बाल मजदूरी को रोकना, कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजाम, कीमत नियंत्रण करना, न्यूनतम वेतन आदि तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? ये वाला प्रश्न तो पर्यावरण में हम कर ही चुके हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट है। आगे चलें, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। किसी को भी शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात ठीक है। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को संविधान के अनुसार किसी कारखाने, खदान आदि किसी खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये दोनों बातें ठीक हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मान्य हैं। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये वाला जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिकता से संबंधित है। अगला देखें, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सत्य है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1950 में देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इसको, ये प्रश्न आपको याद होगा क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब यहाँ देखिए, ये शुरुआत में ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, ये यहाँ पर बोल रहा है मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे। ये कथन सत्य होता है। उक्त शब्द 1980 में जोड़े गए, 85 में जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अब ये संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं और इनके जो उत्तर हैं ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग ऐड किए गए। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 93 में बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 2010 में, अगर इसकी बात करें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भी 1993 में ही हुई थी। 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी पीने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया? ये कर लोगे आप। देखिए, इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा जो जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21 में है, उसी में जोड़ा गया था। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कथन दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। वे भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। हाँ बिल्कुल, गैर बराबरी मुक्त और भेदभाव मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। वे गांधी और उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक नहीं थे। केवल एक ठीक रहेगा। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
तो कैसे है वो जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस तरह से ये शब्द हैं। तो आप मिल गए होंगे। अब देखो कौन सा हो जाएगा इसमें, 5 1 5 1 और 2, ठीक है, 5 1 2, ये 4 3, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इसमें हम मिलान बता देते हैं आपको। तो इसमें देखिए धारा जो है, धारा की अगर हम बात करें, धारा क्या है, किसी दस्तावेज का एक खास हिस्सा हो सकता है या वो अनुच्छेद भी हो सकता है, ठीक है। संविधान की अगर हम बात करें, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है, ठीक है। विधि मतलब कानून। प्रारूप क्या है, कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप होता है। दर्शन क्या है, किसी सोच और काम को दिशा देने का बुनियादी विचार। चारों मैच्ड है। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आज़ाद की विशेषताएं बताइए। इसमें से वो क्या थे, लेखक थे, शिक्षाविद थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, सभी थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। जॉन मथाई अंतरिम सरकार के उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे, सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं। भारत संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था, ये सवाल बड़ा सरल है और बहुत पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को। इसमें तो किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल से होगा नहीं। आगे चले, निम्नलिखित में किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका संकल्प प्रस्तावित किया था, जो बाद में उद्देशिका बनी भारत के संविधान की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इसका उत्तर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्वीकृत और अंगीकृत भी उसी दिन हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अब इस वर्ष चुनाव भी होने हैं और हो सकता है कि चुनाव होने तो निर्वाचन आयोग पर भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तें अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ठीक है। संविधान में सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड चीफ इलेक्शन या रिटायर्ड जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको सरकार द्वारा किसी भी नियुक्ति पर रोक का प्रावधान है, ये बात गलत है। तो इसमें पहला एक ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में होने वाले चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहते हैं, ये बात ठीक है। आम चुनाव जो है जनरल इलेक्शन अभी जैसे होंगे तो अलग अलग चरणों में होंगे, तो बहुत सारे दिन किसी क्षेत्र में, मतलब देख लिया एक दिन जो है कुछ क्षेत्रों में वोटिंग होगी सेम डे पर, कुछ क्षेत्रों में वोटिंग कुछ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अलग अलग अंतराल गैप में होती है, ये आम चुनाव होते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु, इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उसको कहते हैं हम उपचुनाव, ये भी ठीक है। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात ठीक है। किसी देश के लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये सारे ऑप्शन, ये सारे कथन ठीक हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये दोनों बातें ठीक हैं। हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा व्यवस्थित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण होता है, ये भी ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे हमारे लिए। अगला देख लेंगे, भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की बात चल रही है। इसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा देश में चुनाव का एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव करवाए जाते हैं इसके द्वारा, हाँ ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ तक ठीक है। नियुक्ति के पश्चात चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही होती है उसकी, ये वाला ठीक नहीं है यहाँ से, तो इसमें केवल एक ही सही रहेगा, केवल एक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची की सही व्याख्या करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है।
निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, ये ठीक है। आगे देखें, इसका कार्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्य के विधान मंडल के चुनाव कराना होता है, ये ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यह एक अखिल भारतीय संस्था नहीं, ऑल इंडिया चुनाव कराती है तो अखिल भारतीय संस्था है ये, यही वाला गलत। एक प्रश्न और बता देते हैं, फैक्चुअल है कि भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है जो भारत में अलग अलग चुनाव कराती है। अब इसकी चुनाव आयोग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950, ठीक है, 25 जनवरी 1950। अगला देखिए, निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? यह लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग ही देता है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करता है, ये वाला गलत है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह दे सकता है। अगला देखो, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देखो, जहाँ पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है ये बात ठीक है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष है। अगर हम बात करेंगे कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का ही प्रयोग करता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से नहीं की जाती है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, ठीक है राष्ट्रपति, तो ये गलत है, यानी असत्य है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन मिलकर संसद बनती है, इसमें एक अंग इन्होंने छोड़ दिया। हमने बताया था 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, तो इसमें एक अंग नहीं, तो तीसरा और चौथा इसमें क्या हो जाएगा? ये गलत। अगले प्रश्न पर आते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाति आयोग के संबंध में कथन दिए। बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वितीय पिछड़ा जाति वर्ग आयोग की जो है गठन किया गया था, ये बात ठीक है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ठीक है। इस आयोग को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, मानदंड तय करने के लिए, उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था। कौन से कथन इसमें सत्य हैं? तो इसमें से सारे सत्य हो जाएंगे। सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो इसमें सेना, पुलिस, न्यायालय का संगठनिक विकास करना, कर इकट्ठा करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना और विकास करना, ये सारे ठीक हो जाएंगे। संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, ये बात ठीक है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस चर्चा के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था है। कानून लाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, सारे कथन ठीक हैं। आगे देखें, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से कथन ठीक हैं? भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये बात सही है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य, ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य उसको नहीं होना चाहिए। असत्य वाला ढूंढना है तो सेकंड वाला ही हमारे पास असत्य है, तो ये हो जाएगा केवल बी। आगे देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की सहमति किसी भी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए आवश्यक होती है। दोनों सदनों से तो पारित होना ही चाहिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, तो दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है किसी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये टर्म तो यूज़ किया गया है सहमति, बट सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, साधारण बहुमत चाहिए होता है, तो टर्म यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया है। सहमति की जगह साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है दोनों में से। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, हाँ ये ठीक है। लोकसभा द्वारा सरकार के बजट, धन संबंधी विधेयकों को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पारित करने में विलंब कर सकती है, लेकिन उसे पास होने से नहीं रोक सकती। हाँ, क्योंकि अगर विलंब किया और उसने रोका तो कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता। अगला देखें, प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ये बात सही है, कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली जो पार्टी होती है या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने हुए उनके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ये कथन ठीक है बिल्कुल। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है।
इसको याद रखिएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री का नहीं होता है। जब तक प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद में के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। ये वाला भी गलत है। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन के लिए, अच्छा ये स्वतंत्र तो होता है, लेकिन बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर संसद का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं भी है तो ये वाला भी गलत है। तो इसमें पहला वाला ठीक रहेगा। आगे देखें, न्यायालय के ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदेश उसके नीचे वाली सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। ये तीनों ठीक रहेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उसके पद से हटाने के लिए संविधान में जो प्रक्रिया बताई गई है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करने का भी चलन है। दोनों ठीक रहेंगे। दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक भारत की न्यायपालिका है और विधायिका का कोई कानून कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित कर सकती है। दोनों कथन ठीक हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से विवाद न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें आप देखेंगे देश के नागरिकों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज बताना है, राज्यसभा के सभी सदस्य। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, संसद के दोनों सदन और सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड वाले आपको याद रखने हैं। इसमें हो जाएगा केवल 4, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। पहला वाला गलत है, यानी असत्य है। राष्ट्रपति अपने पद से सत्यापित कदाचार और संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर जो है उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ, ये वाला तो ठीक है, उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति अपने पद को सुशोभित करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले। उत्तराधिकारी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में, वंशानुगत नहीं है ये पद। राष्ट्रपति के पद त्याग से संसद के दोनों सदनों को सूचित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। इसमें देखेंगे ये वाले गलत हैं, असत्य हैं। आगे देखेंगे, एक मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है, किसी दूसरे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उस सदन में मत देने का अधिकार नहीं है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरा वाला गलत हो जाएगा, उसे उस सदन में मत देने का अधिकार है जिसका वह सदस्य ही नहीं है, उसमें नहीं दे सकता। तो इसमें एक ही ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की गई है। अगला देखिए, विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, बाकी आत्यांतिक और निलंबन पॉकेट वीटो तीनों भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस सामान्य नियम का अपवाद है। संघ के किसी भी सिविल सेवक का अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। चलिए ठीक है, सीएजी के पद से केवल संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो पहले दूसरे ठीक हैं। सीएजी का वेतन और शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, गलत। सीएजी की पदावधि 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु है, इनसे जो भी पहले होगी ये भी गलत। सीएजी की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। तो इसमें 3 और 4 ये गलत हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति को याचिकाकर्ता की सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोनों कथन ही ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में अगर जानना है तो इसको अधिकार कौन से उसमें दिया गया है? तो ये अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिया गया है। सवाल नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत जो है अनटचेबिलिटी में शामिल किया जाता है? तो इसमें किसी व्यक्ति को सामान कोई बेच रहा है या सेवाएं देने से रोक रहा है, धार्मिक और दार्शनिक अगर आधार पर छुआछूत को सही ठहरा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोक रहा है, तो ये सारे कथन इसमें ठीक हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमने देखा 2009 में आया था। तो शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के बच्चों के हित के लिए बनाया गया है? तो ये आयु वर्ग है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शामिल किए गए हैं? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी काम धंधा व पेशा करने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी।
सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक हैं, आपको बताना है। देखिए, शोषण के खिलाफ जो अधिकार है, शोषण क्या 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 हो सकता है, इसमें आपका शामिल है किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध है। इसमें बंधुआ मजदूरी पर रोक है, बाल मजदूरी पर रोक है। इसके अलावा मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध इसमें किया गया। तो इसमें शिक्षा का अधिकार इसमें नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका शामिल हो जाएगा। 1 2 3 4 सही रहेंगे। सवाल अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवैधानिक उपचार के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय माना है। ये दोनों कथन ठीक होते हैं बिल्कुल, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 होता है। सवाल अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अब कहाँ पर है? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब फिलहाल संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फेडरेशन शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, ये ठीक है। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है, ये वाला कथन भी ठीक है। आगे देखेंगे, भारत और अमेरिका के संविधान के संदर्भ में कौन सा प्रावधान बिल्कुल एक जैसा दिखता है? इसमें देखिए, संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना है, हमारे देश में भी और अमेरिका में। कंपैरिजन है दो देशों का, भारत और ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? दोनों देशों में संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री के अधीन ही वो न्यायपालिका भी कार्य करती है। मैच करना है, समवर्ती सूची को लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संघात्मक व्यवस्था को हमने कनाडा से लिया है। इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रशिया से लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियों, रेजिडेरी पावर को जो है निम्नलिखित में से आप बताना है कथनों पर विचार करके कि भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित की गई। अगर हम देखें, भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद में निहित की गई हैं। ठीक है, संसद कर सकते हैं यहाँ पर, संसद में निहित की गई हैं। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल में निहित थी, ये बात ठीक है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कहीं नहीं किया गया, तो 2 इसमें ठीक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति सौंपता है, किस कंडीशन में? तो भारत का संविधान संसद को राज्य की सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस हालात में सौंपता है? तो एक तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के टाइम पर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 2 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित में से आप विचार करेंगे समवर्ती सूची में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसके अंदर विषय कौन कौन से आते हैं? तो एक आर्थिक सामाजिक नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन है, शिक्षा है। तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। सवाल अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है? तो देखो, राज्य सूची में कानून व्यवस्था, पुलिस, कारागार आता है, दंड प्रक्रिया संहिता इसमें शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन किन आयोग समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है? इसमें सरकारिया आयोग, इसके बाद राजमन्नार समिति, पूंजी आयोग, ये सारे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थे। केवल इंद्रजीत आयोग ये अलग है, इसमें उत्तर हो जाएगा 3rd। तो इसमें हमने लगभग जो क्वेश्चंस हैं नंबर वो 129 है, लेकिन वैसे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमारे डबल क्वेश्चन से ऊपर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर हमने काफ़ी वक्त दिया है। चलिए, तो आज के सेशन में हम पॉलिटी में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। बाकी आपसे अब एक हमारी करंट अफेयर्स की क्लास और होगी। करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चंस और कराएंगे हम आपको, और उनकी एक तरीके से कुछ टॉपिक जैसे योजनाएं आदि हैं उनकी थ्योरी और आपको बताएंगे। वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी फिर। चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।